तो दोस्तों स्क्विड गेम का दूसरा सीजन रिलीज हो गया है और ये नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो बन चुका है। इस सीरीज की स्टोरी अब पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी बन चुकी है। इसे समझने के लिए आपको इसका पहला सीजन देखना जरूरी है, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसे जरूर देखिए। और आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से ये सीरीज कंटिन्यू की जा रही है। आज मैं स्क्विड गेम सीजन 2 के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो पिछले सीजन में हमने देखा था कि सोंग गी हुन ने वो 6 गेम्स खेलकर 45.6 बिलियन वॉन जीत लिए थे, लेकिन उसने वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो अपने दोस्तों और परिवार के बिछड़ने से दुखी था और वो उन पैसों को अपना नहीं मानता था। इस तरह से 1 साल बीत गया। फिर ओ इल नाम से मिलने और उसके मरने के बाद गिहुन ने एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचा। इसके लिए वो अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने वाला था, पर रास्ते में उसे वो रिक्रूटर दिख जाता है जिसने उसे उन गेम्स के लिए भर्ती किया था। इससे गिहुन को ये पता चला कि वो जानलेवा खेल अब भी चालू है। उन गेम्स को अब फ्रंटमैन यानी इनहू चला रहा था, क्योंकि ओ इल नाम के बिजनेस पार्टनर्स अब भी वो खेल देखना चाहते थे और इनहू को खुद भी वो काम करने में मजा आ रहा था। इसीलिए उसने ओ इल नाम के मरने के बाद भी उन गेम्स को चालू रखा, लेकिन गिहुन ने अब उसे बंद करने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से वो अमेरिका जाना कैंसिल कर देता है। गिहुन को अब ये समझ में आ गया था कि वो गेम वाले अभी तक उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी को चेक करके उसमें से उन लोगों का ट्रैकर निकाल देता है। फिर गिहुन एक होटल खरीदता है और वहाँ वो अपने मिशन की तैयारी करता है, जिसके लिए वो बहुत सारी गन्स लेकर वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद गिहुन किम नाम के एक गुंडे के सारे पैसे लौटा देता है, जिससे उसने पहले उधार लिया था, और वो किम को एक्स्ट्रा पैसे देकर उसे वो रिक्रूटर को ढूंढने बोलता है जो कि लोगों को उस गेम के लिए चुनता है। तब किम अपने कई सारे आदमियों के साथ उस रिक्रूटर की तलाश करता है, जिसमें 2 साल लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जुनहो, जो कि अपने भाई को ढूंढने उस आइलैंड पे वो गेम्स के बीच में गया था, उसे आखिर में फ्रंटमैन यानी उसी के भाई इन्होंने गोली मार दी थी। पर इससे जुनहो मरा नहीं, बस वो बेहोश होकर समुद्र में गिर गया था, जहां कैप्टन पार्क नाम के एक आदमी ने उसे बचाया और अपनी नाव से उसे शहर छोड़ दिया। तब 1 साल तक जुनहो का इलाज चला और फिर वो वापस अपनी नौकरी पे गया। वहां जुनहो ने बाकी पुलिस वालों को उस आइलैंड और वो खतरनाक गेम्स के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसके पास कोई सबूत या गवाह नहीं थे। इससे गुस्सा होकर जुनहो ने क्राइम डिपार्टमेंट छोड़ दिया और वो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने लग गया। पर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटा और उसने खुद ही वो आइलैंड को ढूंढने का फैसला कर लिया। इसके लिए जुनहो उसी आदमी की मदद लेता है जिसने उसे डूबने से बचाया था। फिर वो कैप्टन पार्क के साथ उसकी नाव में सवार होकर वो आइलैंड की तलाश चालू कर देता है, लेकिन 2 साल की खोज के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। गिहुन और जुनहो दोनों को ही अब उस आइलैंड से वापस आए हुए 3 साल हो चुके थे, पर वो अपनी अपनी तलाश में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो अब भी हार नहीं मानते। फिर गिहुन किम को ज्यादा पैसे देकर उसे हर वक्त वो रिक्रूटर को ढूंढने बोलता है। तब एक दिन एक ट्रेन स्टेशन पे किम और उसके असिस्टेंट वू सॉक को वो रिक्रूटर मिल ही जाता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं। पर वो आदमी इन दोनों से लड़के इन्हीं को किडनैप कर लेता है और फिर वो उन्हें लेकर गिहुन की होटल में चला जाता है। वहाँ वो रिक्रूटर किम और वूसॉक के साथ एक छोटा सा गेम खेलता है, जिसमें हारने पर वो किम को मार डालता है और वूसॉक को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो गिहुन के कमरे में जाकर वहाँ उसका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ जुनहो ने अपनी ड्यूटी के दौरान गिहुन को काफी सारे मोबाइल और टैबलेट के साथ देख लिया था, जिससे उसे उस पर शक होता है। तब जुनहो गिहुन की जासूसी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि गिहुन एक गैंग के साथ मिलकर उन गेम वालों को ढूंढ रहा है। इसलिए एक रात जुनहो गिहुन की होटल के बाहर पहुंच जाता है और वहां छुपकर उसका वेट करता है। उधर जब गिहुन अपनी होटल में पहुंचता है तो वहां वो रिक्रूटर उसका इंतजार कर रहा था। गिहुन उस आदमी के बॉस से मिलना चाहता था, लेकिन वो रिक्रूटर बोलता है कि इसके लिए उसे एक गेम खेलना होगा, तभी उसे उसके बॉस का एड्रेस मिल सकता है। उस खेल में वो रिक्रूटर अपनी ही गन से खुद मारा जाता है। तब गिहुन को उसकी जेब में एक कार्ड मिलता है जिसमें हैलोवीन पार्टी का एक इनविटेशन था
और उस जगह पे फ्रंटमैन भी आने वाला था। उधर जुनहो जब उस होटल से बंदूक की आवाज सुनता है तो वो अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक कमरे में वूसॉक बंधा हुआ मिलता है। जुनहो उसे खोल के गीहुन के पास जाता है। वहाँ वो रिक्रूटर को मरा हुआ देखकर जुनहो को लगता है कि गीहुन ने उसे मारा है, लेकिन फिर वूसॉक और गीहुन उसे सच्चाई बताते हैं। तब जुनहो भी उनके साथ मिल जाता है और उन गेम वालों को पकड़ने में मदद करता है, पर वो गीहुन को ये नहीं बताता कि फ्रंटमैन उसका भाई है। इसके बाद वो लोग अपनी टीम में कुछ पुराने सोल्जर्स को भर्ती करते हैं, जिन्हें लेकर गीहुन, वूसॉक और जुनहो उस पार्टी में जाने वाले थे जिसका इनविटेशन रिक्रूटर के पास था। वहां जाने से पहले गीहुन अपने एक दांत में एक ट्रैकर लगा देता है ताकि अगर उसे किसी ने किडनैप किया तो बाकी लोग उसे ढूंढ पाए। फिर गीहुन वो हैलोवीन पार्टी में जाता है और जुनहो उन सोल्जर की टीम के साथ बाहर फ्रंटमैन को पकड़ने की तैयारी करके रखता है। फिर उस पार्टी में 2 पिंक सूट वाले वर्कर आते हैं और गीहुन को अपने साथ ले जाकर एक कार में छोड़ देते हैं, जिसमें फ्रंटमैन एक स्पीकर के जरिए गीहुन से बात करता है। दूसरी तरफ जुनहो और वो सोल्जर की टीम उस कार का पीछा करते हैं, लेकिन फ्रंटमैन और उसके साथियों को ये बात मालूम थी, इसीलिए वो लोग उन सोल्जर और जुनहो की कार को पंचर कर देते हैं। गीहुन को जब ये पता चलता है तो वो दूसरा प्लान शुरू करता है और फ्रंटमैन को बोलता है कि वो उसे दोबारा उस गेम में ले चले, क्योंकि उसके दांत में ट्रैकर लगा था जिससे उसके साथी वो आइलैंड तक पहुंच सकते थे। तब फ्रंटमैन उसे बेहोश करके फिर से उस आइलैंड पे ले जाता है और बाकी प्लेयर्स के साथ गेम में शामिल कर लेता है। उधर जुनहो, वूसॉक और वो सोल्जर्स कैप्टन पार्क की बोट से गीहुन की लोकेशन को ट्रैक करते हैं, पर वो लोग गलत जगह पे गलत आदमी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि गीहुन को उस आइलैंड पे ले जाने से पहले फ्रंटमैन ने उसके दांत से वो ट्रैकर निकाल लिया था। वहाँ उस गेम में फिर से टोटल 456 लोग खेलने आए थे, इसीलिए इनाम की रकम भी 45.6 बिलियन वॉन यानी 270 करोड़ रुपए ही थी। और इस बार भी वहाँ 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स होने वाली थी। बस पिछली बार के मुकाबले एक नया रूल ये था कि अगर ज्यादातर प्लेयर्स वापस जाना चाहे तो वो अपने हिस्से के पैसे लेकर घर जा सकते थे। फिर उस जगह पे गीहुन को अपना एक पुराना दोस्त जोंगबे मिलता है, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था, इसीलिए वो पैसे जीतने यहाँ आया था। गीहुन वहाँ जोंगबे को अपने साथ रहने और अपनी हर बात मानने के लिए बोलता है। इसके बाद वहाँ पहला खेल शुरू होता है, जो कि पिछली बार की ही तरह रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गेम था, जिसमें उस डॉल के गाना रोकने पर हिलने वाले प्लेयर्स को मार दिया जाता है। गीहुन वहाँ गेम से पहले सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि उस खेल में हारने वालों को मार दिया जाएगा, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन फिर जब वहाँ प्लेयर्स मरने लगते हैं तो सब लोग गीहुन की बात मान लेते हैं और ज्यादातर प्लेयर्स जीत जाते हैं। अब वहाँ 456 में से 365 लोग बचे थे, और क्योंकि इनाम के पैसे प्लेयर्स के मरने पर ही बढ़ते हैं, इसीलिए कम लोगों के मरने से वहाँ पैसे भी कम ही जमा हुए थे, जिसकी वजह से कई लोग उस गेम को कंटिन्यू करने का सोचते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिले। तब गीहुन उन सबको बताता है कि वो पहले भी उस गेम को खेल चुका है और उसके साथ के सभी खिलाड़ी मारे गए थे, लेकिन इससे डरने की बजाय कई प्लेयर्स गीहुन की मदद से आगे के खेल जीतने की बात करते हैं। फिर गेम क्विट करने की वोटिंग में आधे लोग रुकने का फैसला करते हैं और आधे वापस जाने का, पर सिर्फ एक प्लेयर की मेजोरिटी से गेम को कंटिन्यू किया जाता है, और वो आखिरी प्लेयर था फ्रंटमैन यानी इन्हू, जिसने उस खेल में 2 वजह से हिस्सा लिया था। एक तो ये कि गीहुन उस गेम को बंद करने वहां आया था, इसीलिए फ्रंटमैन उस पर करीब से नजर रखना चाहता था, और दूसरी बात ये कि इन्हू गीहुन को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसका मकसद गलत है। कुछ साल पहले इन्हू एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसे रिश्वत लेने के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया था। उस वक्त इन्हू को अपनी बीवी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उस गेम को खेलने वहां गया, पर जब वो जीत के वापस लौटा तब तक उसकी बीवी मर चुकी थी, इसीलिए इन्हू को इस दुनिया से नफरत हो गई। तब ओइल नाम ने उसे अपने गेम्स का लीडर बना दिया, क्योंकि उसे भी इंसानियत में विश्वास नहीं था, और क्योंकि अब गीहुन यहाँ लोगों की जान बचाने आया था, इसीलिए इन्हू उसे ये समझाना चाहता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर इन्हू यहाँ पे गीहुन से दोस्ती कर लेता है और उसकी टीम में शामिल होकर सबको अपना नाम योंगिल बताता है। फिलहाल फ्रंटमैन ने अपना काम संभालने के लिए एक वर्कर को कंट्रोल रूम का ऑफिसर बना दिया था, और वो ऑफिसर कुछ वर्कर के साथ मिलकर
मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी ऑर्गन्स बेच रहा था। पिछली बार जब उन वर्कर्स ने एक डॉक्टर प्लेयर की मदद ली थी तब फ्रंटमैन इस बात से गुस्सा हो गया था, इसीलिए इस बार वो ऑफिसर ने एक डॉक्टर को ही अपना वर्कर बना लिया और उसकी हेल्प से वो लोग बॉडी पार्ट्स निकाल रहे थे। पर नोएल नाम की एक शूटर लड़की उनके काम में दखल दे रही थी। असल में वो वर्कर उन्हीं प्लेयर के बॉडी ऑर्गन्स निकालते थे जिनमें थोड़ी जान बाकी हो, लेकिन वो लड़की नोएल हारने वाले प्लेयर्स को पूरी तरह मार रही थी, जिससे उन वर्कर्स का धंधा खराब हो रहा था। नोएल अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान थी, इसलिए वो यहाँ लोगों को मार के अपनी भड़ास निकाल रही थी। तब बाकी वर्कर्स उसे अकेले में धमकाते हैं कि वो उनका काम ना बिगाड़े। इसके बाद वहाँ दूसरा गेम शुरू होता है। गीहुन को लग रहा था कि वहाँ पिछली बार की तरह ही सभी गेम्स होंगे, लेकिन ये एक अलग गेम था जिसमें 5-5 प्लेयर्स की टीम बनाई जाती है और उनके पैरों को बांध दिया जाता है। इस गेम में हर टीम को 5 मिनट में 5 छोटे गेम्स खेलना था और एक छोटी रेस जीतना था, जिसे गीहुन की टीम और कई लोग जीत जाते हैं और हारने वाले लोगों को मार दिया जाता है। इस खेल के बाद अब वहाँ 365 में से 255 प्लेयर्स ही बचते हैं और अब हर प्लेयर को 78 मिलियन वॉन यानी 47 लाख रुपए मिलने वाले थे। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज था, इसलिए उन्हें वो पैसे भी कम लग रहे थे, जिसकी वजह से कई प्लेयर्स एक और गेम खेलने की बात करते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा पैसे मिल सके। तब गीहुन उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता है और इस बार योंगिल यानी इन्हू भी उसका साथ देता है। वैसे फ्रंटमैन तो ये चाहता था कि लोग आगे वो गेम खेले और मारे जाए, पर वो जानता था कि लालच की वजह से वो रुकने वाले नहीं हैं, इसीलिए वो उन्हें समझाने का नाटक कर रहा था ताकि वो गीहुन का भरोसा जीत सके। फिर वहाँ एक और बार वोटिंग होती है जिसमें 139 लोग आगे खेलना चाहते थे और 116 लोग वापस जाना चाहते थे। खेलने वालों की मेजोरिटी देखकर गेम को जारी रखा जाता है और अब वहाँ गेम के फेवर और अपोज में रहने वालों के 2 ग्रुप बन गए थे जो कि एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे थे। दूसरी तरफ जुनहो और वुसोक अब ज्यादा सोल्जर्स को लाकर 2 अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं और वो फिर से उस गेम सेंटर की तलाश करते हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड के जंगल में एक दरवाजा मिलता है जिसे वो उस गेम में जाने का रास्ता समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ एक बॉम्ब लगा था जो कि दरवाजे को खोलते ही फट जाता है और उससे एक सोल्जर मर जाता है। वो बॉम्ब फ्रंटमैन ने ही वहाँ लगवाया था ताकि उन्हें ढूंढने वाले लोग मारे जाए, लेकिन एक आदमी के मरने के बाद भी जुनहो और उसके साथी रुकते नहीं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। उधर अब तीसरा गेम शुरू होता है जिसमें सभी प्लेयर्स को एक हॉल में भेजा जाता है जहाँ बहुत सारे कमरे थे। वहाँ म्यूजिक के रुकने पर सबको एक नंबर बताया जाता है और उन्हें 30 सेकंड में ही उतने लोगों का ग्रुप बनाकर वो कमरों में जाना था। उस गेम में 5 राउंड होते हैं और हर बार एक ऐसा नंबर बताया जाता है जिससे कि सभी लोग उन कमरों में समा ना सके। फिर उस गेम में भी कई प्लेयर मारे जाते हैं और अब वहाँ सिर्फ 100 लोग ही बचते हैं। इनाम के पैसे अब काफी ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन लोगों की जरूरत और लालच अब भी कम नहीं हुआ था, इसीलिए बहुत लोग अब भी एक और गेम खेलना चाहते थे। तब वहाँ फिर से वोटिंग होती है और इस बार रिजल्ट टाई हो जाता है। खेलने और नहीं खेलने वालों की तादाद बराबर थी। इसकी वजह से अगले दिन एक और बार वोटिंग होने वाली थी। फिर उस रात जब सबको वहाँ खाना मिलता है तब उन्हें खाने के साथ एक फोर्क यानी कांटे वाला चम्मच भी दिया जाता है, जिसे देखकर गीहुन को ये अंदाजा लग जाता है कि वो गेम वालों ने उन्हें जानबूझकर फोर्क दिया है ताकि वो लोग एक दूसरे की जान ले सके, क्योंकि प्लेयर्स के आपस में लड़ने और मरने से भी उन गेम देखने वाले वीआईपी को मजा आता था। फिर खाने के बाद जब कुछ प्लेयर्स बाथरूम जाते हैं तो वहाँ गेम के फेवर और अपोज वाले ग्रुप का झगड़ा हो जाता है जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। उनमें 3 लोग अपोज वाले ग्रुप के थे और 2 लोग फेवर वाले ग्रुप के। प्लेयर्स के एक दूसरे को मारने के बावजूद भी जब वो वर्कर उन्हें कुछ नहीं बोलते तब सबको समझ में आ जाता है कि वहाँ कोई भी किसी को मार सकता है। तब गेम के फेवर वाले ग्रुप के लोग रात के वक्त दूसरे ग्रुप को मारने का सोचते हैं ताकि वो लोग वोटिंग भी जीत जाए और प्लेयर के कम होने से इनाम भी बढ़ जाए। दूसरी तरफ जुनहो की टीम का वो नाव वाला आदमी कैप्टन पार्क रात के वक्त एक सोल्जर का ड्रोन खराब कर देता है और जब वो सोल्जर उसे देखता है तो कैप्टन पार्क उसे मार के पानी में फेंक देता है, क्योंकि कैप्टन पार्क असल में उन गेम वालों से मिला हुआ था। उसने फ्रंटमैन के कहने पर ही 3 साल पहले जुनहो को बचाया था और उसे जानबूझकर असली आइलैंड से दूर रखा था
लेकिन ये बात अभी जुनहो और बाकी सोल्जर्स को मालूम नहीं थी। उधर गीहुन को ये पता था कि वहाँ रात के वक्त सबकी लड़ाई होने वाली है, लेकिन वो ना तो उस लड़ाई में शामिल होना चाहता था और ना ही किसी को रोकना चाहता था, क्योंकि उसका असली मकसद था उन गेम वालों तक पहुँच के वो खेल बंद करना। इसके लिए गीहुन कुछ लोगों को अपने साथ लेकर एक टीम बनाता है, जिसमें कुछ आर्मी सोल्जर्स और इन्हू भी शामिल था। गीहुन का प्लान ये था कि जब रात को बाकी लोग एक दूसरे से लड़ने में बिजी होंगे, तब वो लोग छुप के गार्ड्स के आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो गेम वाले नहीं चाहते थे कि सभी प्लेयर्स आपस में लड़के मर जाए। उन्हें अगले खेल के लिए थोड़े लोगों की जरूरत थी, इसीलिए गीहुन और उसके साथी वहाँ शांति से इंतजार करते हैं। फिर जब उस लड़ाई में कई लोग मारे जाते हैं, तब गार्ड्स उन प्लेयर को रोकने अंदर आते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गीहुन के साथी उन गार्ड्स पे हमला कर देते हैं और वो उनकी गन्स छीन लेते हैं। फिर वो एक गार्ड को पकड़ के उसे कंट्रोल रूम का रास्ता दिखाने बोलते हैं और बंदूक लेकर उस हॉल से बाहर निकलते हैं। इससे पूरे गेम सेंटर में खलबली मच जाती है और इन विद्रोही प्लेयर्स को रोकने के लिए सभी वर्कर हथियार लेकर तैनात हो जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे गीहुन का ग्रुप आगे बढ़ता है, तो उसमें से कुछ लोग मरते जाते हैं और उनकी गोलियां भी खत्म होने लगती है। तब गीहुन अपने दोस्त जोंगबे को लेकर कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और बाकी लोग पीछे उन गार्ड्स को रोक के रखते हैं। फिर गीहुन और जोंगबे अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को अपने पास बुलाते हैं। तब इन्हू 2 आदमियों के साथ वहां जाता है और वो रास्ते में ही उन दोनों को मार देता है। फिर वो गीहुन को कॉल करके ऐसा बताता है कि वो और उसके साथी हार गए। इसके बाद इन्हू फ्रंटमैन का रूप लेकर गीहुन के पास आता है और वो वहां जोंगबे को मार डालता है, ताकि इससे गीहुन का हौसला टूट जाए। फिर फ्रंटमैन के साथ ही गीहुन को पकड़ लेते हैं और बाकी गार्ड्स सभी विद्रोही प्लेयर्स को मार के गेम हॉल पे कंट्रोल कर लेते हैं। आखिरी एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है कि बचे हुए प्लेयर्स को अगले गेम के लिए कहीं ले जाया जा रहा था। वो गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट का ही नया वर्जन था और इस बार प्लेयर्स पे नजर रखने के लिए वहाँ 2 डॉल मौजूद थी। इसके आगे की कहानी तीसरे और आखिरी सीजन में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी स्क्विड गेम सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.